हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अखिलेश शर्मा ब्राइट साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम आपके फरवरी माह में स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ तक कि क्लास 12th आज हम लेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें अपना परफॉर्मेंस। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज की क्लास। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं और सरल भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा। आप लोग एक बार से ज़रूर देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है परासरण दाब क्या है। ये ऑस्मोसिस कई बार पूछा गया है। तो ऑस्मोसिस के लिए बच्चे ज़्यादातर एग्जाम में गड़बड़ करते हैं कि कितनी सिंपल भाषा में लिखा है। आप जानते होंगे कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, तो उसमें से विलायक के अणुओं का, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोसिस कहलाता है, जिसको हम परासरण बोलते हैं। अब परासरण दाब क्या होता है। परासरण तो वो हो गया गमन, जो अपने आप ही ऑटोमेटिक कण चल रहे हैं। देखिएगा, जैसे ये आपका दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, यहाँ पर इसको देखिएगा, ये कम सांद्रता वाला, ठीक है, और ये अधिक सांद्रता वाला है। तो यहाँ पर जो ये विलयन के अणु हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिक गति कर रहे हैं, तो कम सांद्रता से अधिक की ओर जा रहे हैं। अब देखिए, जो अर्धपारगम्य झिल्ली ये जो लगी हुई है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस पर लगाया गया जो बाहरी दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और इसको हम पाई बराबर CRT से प्रदर्शित करते हैं, या हम कह सकते हैं बराबर CRT, इसको हम PV बराबर NRT भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये देखिए पाई के मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है परासरण दाब से, ठीक है। और ये जो C है, ये विलयन की कॉन्सेंट्रेसी होती है, ठीक है, कितनी सांद्रता है उसकी सांद्रता से संबंधित है ये C का मतलब सांद्रता जो C प्रदर्शित कर रहा है। R आपका स्थिरांक बोलते हैं इसको। तो ये गैस स्थिरांक है आपका, इसका मान कितना होता है, 0.0821 करके होता है। अब ये जो T है, ये आपका टेम्परेचर हो गया मोस्टली, तो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये प्रोवाइड कराई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके लिए पूछा ही जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए बेटा, आपको क्लास कैसी लग रही है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है मोलरता की परिभाषा लिखिए। मोलरता क्या होती है। अब देखिए बेटा, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको क्लियर रखना ही होगा माइंड में, और कंपटीशन में भी ये पूछी जाती हैं। तो मोलरता को हम कैसे व्यक्त करेंगे बेटा। देखिए, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलयन है 1 लीटर, कितना विलयन है, 1 लीटर, उसमें विलेय जो आपका घुलने वाला पदार्थ है, सपोज करो 1 लीटर विलयन है आपका NaCl का, ठीक है, NaCl का विलयन है, उसमें कितनी मात्रा में विलय, उसके मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, और इसको कैपिटल M से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, कैपिटल M बराबर W इंटू 1000, क्योंकि लीटर की बात चल रही है, लीटर लेंगे हम उसका 1000, 1000 अपॉन में छोटा m, ठीक है, मोलरता से व्यक्त करते हैं इसको, प्लस वॉल्यूम आयतन लीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर W, छोटा W क्या हो जाता है, विलय का भार हो जाता है, और M, छोटा m विलय का अणुभार होता है,
और ये जो विलियन का आयतन होता है V। तो ये अलग अलग इसके प्रतीकों में हमें लिख देना है। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है बेटा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है। क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसमें हम लिखेंगे किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलने पर जिसका अवाष्पशील हो, मतलब उसकी वाष्प न बन सके, विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, यानी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घुला है और उसके विलयन में, यानी कि वो जो विलयन है उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, तो उस क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। किसका, क्वथनांक का। क्वथनांक कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, जो हम बॉयल करते हैं, कोई भी आप पदार्थ हो, विलायक हो, जल है, जल को हम उबालते हैं, तो उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ जो है उसमें हम अगर घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगी, और वो जो वृद्धि है वो आपकी क्या कहलाएगी, उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन कहलाएगी। इसको हम डेल्टा TB से दर्शाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणा या मल्टीप्लाई मोललता। इसको हम छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं प्रतीकों के द्वारा। तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू M डैश, क्योंकि मोललता और मोलल दोनों चीज़ें हैं, इसलिए हमने स्मॉल m डैश लिख दिया है। आप जानते हैं ये इसका जो शॉर्ट मतलब फॉर्म है, सूत्र है, इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब डेल्टा TB की बात करेंगे तो लीटर में होता है ये भी, क्योंकि आयतन लीटर में लिखा जाता है। 1000 इंटू KB, KB क्या हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू W। ठीक है, ये भार हो गया, छोटा m क्या हो गई, मोललता, और बड़ा W क्या हो गया, विलायक का भार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमेंट करते रहिए बेटा, कमेंट लगातार करते रहिए। आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे हैं, लैंग्वेज कैसी है इनकी, आप बताइए। आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं वो इसमें प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांक में अवनयन से क्या तात्पर्य है। अब हिमांक की बात आती है, इसको हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ अनअपघट, यानी कि हिमांक किसे कहते हैं, जो उसका जमने वाला पॉइंट होता है ना किसी पदार्थ का या विलायक का। ठीक है, उस हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। अवनमन तो कहते हैं नीचे स्तर गिरना, और उन्नयन कहते हैं ऊपर स्तर बढ़ना। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं, विलायक के हिमांक में जो कमी होती है उसको हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M डैश। यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं डेल्टा TF का मान 1000 लीटर में कैसे निकालेंगे, 1 लीटर में मतलब यहाँ पर 1000 गुणा KF इंटू W बटे छोटा m इंटू बड़ा W, ये आ जाएगा। तो इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बेटा। प्रश्न है, मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए। अब मोल प्रभाज क्या होता है, देखिए विलयन में उपस्थित किसी घटक, कोई भी घटक है, उसका मोल प्रभाज क्या होता है कि उस घटक का, जो उसके घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उनके मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात, रेशियो कैसा होता है, बराबर। अब क्या करेंगे, मतलब इसको सरल भाषा में कैसे समझेंगे, कोई भी आपका विलयन है, ठीक है, उस विलयन में कौन कौन से घटक मिले हुए हैं, ठीक है, किसी एक घटक का मोल प्रभाज क्या होता है, उसके मोलों की संख्या, और विलयन जो बना है उस पदार्थ का, उसमें उपस्थित कुल घटक, पूरे दोनों विलयनों के घटक जो हैं उनके मोलों की संख्या कितनी है, प्लस एक मोल का घटक कितना है, उनकी संख्या का अनुपात बराबर होता है। इसको हम कहते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, मान लीजिए किसी विलयन के
किसी विलयन के दो घटक ए और बी हैं, ठीक है। तो ए का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया एक्स ए एक को, तो एक्स ए का मान कैसा आएगा, एन ए, एन का मतलब मोलों की संख्या, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। यहाँ पर अभी बताऊंगा मैं, ये दिखा हुआ है देखो, एन ए क्या है, ए के मोल है, और एन बी क्या है, बी के मोल है। बी क्या है, दोनों घटक हैं ए और बी, ठीक है। ये जो है क्या है, ये आपके घटक हैं दोनों। अब बी का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो इसका ही फॉर्मूले का हमें उल्टा कर देना है, क्या, एक्स बी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एन ए था तो ये आपका हो जाएगा एन बी, ये एन ए है, तो यहाँ पर एन ए प्लस एन बी वैसे ही रहेगा, कुल मोलों की संख्या आएगी ना, तो ये यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, बी के मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये एन ए और एन बी क्या है, ये आपके मोल है, ठीक है, ये आपके मोल है, ठीक है। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम की सीमाओं को देखिए। नंबर 1, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, ठीक है। ये इसकी सीमाएं का मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं वो आपको लिखनी है। यह नियम विद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वो उनका अपघटन हो जाता है। नंबर 4 क्या है, विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थों के विलय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। जितने भी पदार्थ उसमें वियोजित होंगे विलयन में, वो क्या करेंगे, वो विलय जितने भी होंगे वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया बेटा, इसलिए मैंने पहले से ऐड कर रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए 1/2 गुणांक किसे कहते हैं, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप जो है बहुत ही कुछ अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए 1/2 गुणांक क्या है, किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान या सामान्य मान के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। इसका मतलब समझ गए आप, नहीं आया होगा समझ में। देखिए आई, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, छोटे आई से, तो मतलब कहने का क्या कह रहा है ये, देखिए कोई बिलियन है, ठीक है, उस बिलियन के अणु वो अपने पार्टों में टूट जाएंगे। सपोज करो एन ए अलग हो गया और सी एल अलग हो गया, दोनों के अणु यानी कि अणुओं का टूटना, प्रायोगिक अणु संख्या का प्रायोगिक मान और उसका सामान्य मान, उसका जो अनुपात होता है उसको हम 1/2 गुणांक कहते हैं। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही है कि अणु संख्यक गुणधर्मों का प्रायोगिक मान वही कि किसी अणु, सपोज करो ग्लूकोज है बेटा, देखिए इधर मैं बताता हूँ, C6H12O6, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ग्लूकोज में ना तो कोई अणु बाहर से आके इसमें जुड़ेगा, ना ही कोई अणु इसमें से अलग होगा, तो इसका मान कितना रहेगा, आई का मान मान लो एक अणु है इसका तो एक ही रहेगा। और अगर हम बात कर रहे थे NaCl की, तो NaCl में मान लीजिए ये अपने में टूट गया तो इसके मान कितने हो जाएंगे, 2, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो यहाँ पर इसका आई का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये होता है वास्तविक मान जो न घटता है न बढ़ता है, और ये होता है आपका प्रायोगिक मान जो प्रयोग के आधार पर टूटने पर अणुओं के बढ़ता भी है और अणुओं के जुड़ने पर क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है। तो प्रायोगिक मान अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे सामान्य मान, ठीक है। अगर वो आपको दिया रहता है एग्जाम में, जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि किसी विलयन के अणुसंख्यक का प्रायोगिक मान इतना है और सामान्य मान इतना है, तो उसकी 1/2 गुणांक कितना होगा, तो उससे आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको कैसी लगी है क्लास आप समझिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।